सीएम योगी आदित्यनाथ इस सरकारी कुर्सी से मंत्री को कर दिया बेदखल। एक आईएएस अफसर के चलते सरकार का चला चाबो, विभाग के साथ ही छिन गया बांदा के प्रभारी मंत्री का पद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी एक बड़ा नाम है। प्रयागराज की सियासत में उनका कई दशकों से दबदबा कायम है। यही वजह रही कि नंदकुमार नंदी को योगी सरकार के बीते 9 सालों से मंत्री है। ऐसे में लखनऊ के 24 विक्रमादित्य मार्ग से एक खबर निकलकर सामने आती है। ये खबर मंत्री नंदकुमार नंदी को लेकर है, जो उनके लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उनसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा की जिम्मेदारी वापस ले ली है। अब एक्सप्रेसवे के निर्माण और विकास से जुड़ी सभी जिम्मेदारी सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ संभालेंगे। इसके लिए यूपीडा को औद्योगिक विकास विभाग से हटाकर बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास विभाग से जोड़ दिया गया है। अभी तक यूपीडा से जुड़ी परियोजनाओं, बजट और मंजूरी से संबंधित फाइलें औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी के जरिए आगे बढ़ती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ये फाइलें सीधे मुख्यमंत्री ऑफिस से क्लियर की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च में चुनाव की रणभेरी बच जाएगी। ऐसे में राजनीतिक दल के नेता जमीन पर हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी गरज रहे हैं। दोनों नेता जीत हार को लेकर रणनीति बना रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव के साथ सरकार के कामकाज को उन्होंने तेज कर दिया है। विकास की योजनाओं को लेकर वो अधिकारियों के साथ ही बीजेपी के सांसद, मंत्री और विधायकों के साथ बैठकें कर रहे हैं, तो वही चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में सीएम आवास में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। ये खबर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी से जुड़ी हुई थी। सरकार ने नंदगोपाल गुप्ता नंदी से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी वापस ले ली है। सरकार का कहना है कि इससे बुनियादी ढांचा विकास और औद्योगिक विकास से जुड़े विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। साथ ही फैसले लेने की प्रक्रिया भी तेज होगी। परियोजनाओं में अनावश्यक देरी कम होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि सीएम योगी ने तबादला सत्र में उठे विवाद के बाद मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के पर कतरे हैं। सत्ता के गलियारों में इसे नंदी और विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार के बीच चल रही खींचतान से दौड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नंदी की ओर से यूपीडा में अधिकारियों की नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। यूपीडा के कामकाज को लेकर भी नंदी का दखल था। नंदी ने पिछले दिनों विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार को सीएम योगी से शिकायत की थी। यूपीडा के कामकाज को नंदी के दखल से दूर करने के लिए ही अवस्थापना विभाग का अधीन किया है। अवस्थापना विभाग मुख्यमंत्री योगी के पास ही है। नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने पिछले साल तत्कालीन मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने दिल्ली तक शिकायत कर उन्हें सेवा विस्तार नहीं देने की पैरवी की थी। भारत सरकार ने मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार नहीं दिया था, लेकिन सीएम योगी ने उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। यूपीडा का गठन 27 दिसंबर 2007 को राज्य में एक्सप्रेसवे बनाने और औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए किया गया था। बाद के सालों में इसकी भूमिका मुख्य रूप से एक्सप्रेसवे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण पर केंद्रित हो गई। सरकारी अधिकारियों का कहना कि यूपीडा का मूल काम आधारभूत ढांचे का विकास करना है। एक्सप्रेसवे, सड़क और अन्य बड़ी परियोजनाएं तैयार होने के बाद ही उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। इसी वजह से इसे बुनियादी ढांचा विकास विभाग के अधीन लाने का फैसला किया गया। सचिवालय प्रशासन विभाग के आदेश में कहा गया कि नई व्यवस्था से परियोजनाओं की निगरानी, क्रियान्वयन और विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा। साथ ही एक्सप्रेसवे और अन्य बड़ी परियोजनाओं से जुड़े फैसले पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से लिए जा सकेंगे। इन सब के बीच योगी सरकार ने करीब 5 दिन पहले प्रभारी मंत्रियों की जिलों में फेरबदल किया था। इस दौरान बांदा जिले के प्रभारी मंत्री भी बदल गए। दिनेश प्रताप सिंह को बांदा जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया था। इसके पहले तक बांदा जिले के प्रभारी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी थे, जिनको हटा दिया गया। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी प्रयागराज की शायद दक्षिणी सीट से भाजपा विधायक है। 23 अप्रैल 1974 को प्रयागराज के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे नंदी जमीन से जुड़े सफल कारोबारी भी रहे हैं। उन्होंने 2007 में बसपा के टिकट पर पहला चुनाव इलाहाबाद दक्षिण से जीता, फिर मायावती सरकार में मंत्री बने थे।
2014 में नंदी कांग्रेस के टिकट के चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2017 में नंदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और विधायक चुने गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से इसी सीट से जीत दर्ज की और योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में शामिल हुए। नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता प्रयागराज की मेयर रह चुकी है। 12 जुलाई 2010 को प्रयागराज में नंदी पर एक रिमोट बम से जानलेवा हमला हुआ था। उस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद वो हर साल 12 जुलाई को अपना पुनर्प्राप्त जन्म दिवस मनाते हैं। अपने गोल्डन टेम्पल अमृतसर के बारे में भले ही सुना होगा, मगर तीर्थ नगरी प्रयागराज में भी अब गोल्डन टेम्पल बनकर तैयार हो रहा है। जी हां, ये गोल्डन टेम्पल महर्षि महेश योगी का निधन 5 फरवरी 2008 हुआ, जिसके बाद स्मारक के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें पूरे सुनहरे पत्थर राजस्थान के लगाए गए हैं और अंदर मकराना के मार्बल से नक्काशीदार डिजाइन बनी हुई है। इस मंदिर के ऊपर जो कलश बना है उसमें सोने का पानी चढ़ा है, जो हो बहु सोने जैसा दिखता है। बात महर्षि महेश योगी जन्म 12 जनवरी 1918 को राजिम के पास पांडुका गांव में हुआ। शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती के प्रवचन सुनने के बाद जीवन की दिशा ही बदल गई और लौटकर कभी घर नहीं गए। बाद में महर्षि 1955 में ध्यान तकनीक सिखाने के लिए उत्तरकाशी चले गए, जिसे उन्होंने ट्रांसेंडेंटल डीप मेडिटेशन नाम दिया गया। महर्षि जी के अनुयायी हर साल 12 जनवरी को महर्षि योगी जयंती मनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पूज्य महर्षि महेश योगी जी की स्मृति में इस भव्य स्मारक का निर्माण किया गया है। हमारे पूज्य महर्षि जी का जन्म 5 फरवरी 2018 में पांडुका में हुआ था, जो आपको छत्तीसगढ़ में है, और इनका निधन सब जो है काम करने के बाद ये नीदरलैंड गए। वहाँ पर उनका निधन 8 था। उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया गया और सामने जो आप जैसे देख रहे हैं, यहीं पर ही उनका अग्नि संस्कार किया गया था। पूज्य महर्षि जी ने मुख्य रूप से विदेशों में भावातीत ध्यान पर बहुत जोर दिया। भावातीत ध्यान एक ऐसी ध्यान की पद्धति है जिसको 20 मिनट सुबह करेंगे, 20 मिनट शाम को करेंगे, तो आपको पूरा 8 घंटे की नींद में जो सुकून आराम मिलता है उतना ये मिलता है। और इन्होंने वेद की संस्कृत के लिए, वेदों के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया। अभी हम यहाँ प्रयागराज में एक आश्रम संचालित कर रहे हैं। यहाँ करीबन 800 पंडित जी लोग रहते हैं, जो प्रतिदिन रुद्राभिषेक पूजा पाठ करते हैं महर्षि जी की याद में, और साथ ही साथ भावातीत ध्यान एवं सिद्धि का अभ्यास भी करते हैं। ये मंदिर कैसे बनाया गया, क्या खास है इसमें? यह मंदिर मूल रूप से मकराना का पत्थर बाहर लगाया गया है, अंदर पूरा संगमरमर लगा हुआ है, और छत के ऊपर पूरा 1008 गोल्डन प्लेटेड लगी हुई है, जो दूर से देखने पर सुनहरी चमकती है। लोकल लोग यहाँ तक तो इसको गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानने लगे हैं और इसी नाम से पूछते भी हैं। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है, महर्षि जी का जो भी उन्होंने निश्चित किया था भावातीत ध्यान, और दूसरे उद्देश्य से हमारी संस्था, हम लोग इसी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और सब चाहते हैं कि इसका उत्तरोत्तर विकास होता रहे। लोगों के लिए प्रयागराज पर्यटन को कितना बढ़ावा दे रही है? लोगों को पर्यटन के हिसाब से भी अब बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि प्रयागराज में जो कुछ धार्मिक स्थल है उसके साथ साथ ये अपना यहाँ भी लोगों का आकर्षण बढ़ गया है। तो बहुत लोग यहाँ भी दर्शन करने के लिए आते हैं, सुबह शाम आते हैं, दोपहर में आते हैं। जैसे गर्मी ठंड के समय में सुबह शाम ज़्यादा भीड़ रहती है, तो यहाँ का दर्शन करते हैं और बहुत प्रभावित होते हैं। इसके बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं, और जिन्हें ध्यान सीखना होता है तो हमारे उन लोगों को ध्यान वगैरह भी सिखाने के लिए हम लोग क्या गुरु जी हैं। उसका ध्यान यहाँ पे किस तरह से सिखाया जाता है? मूलतः क्या है, ध्यान के बारे में सीखने के लिए हमें कम से कम 3 दिन का समय चाहिए। 3 दिन यदि आप 1-1 घंटे का समय देते हैं, उस समय में हमारे जो ध्यान शिक्षक व सिद्धि शिक्षक महोदय जी लोग रहते हैं, वो सभी को ध्यान सिखाते हैं। और आपको अपने स्वयं कहीं भी किसी भी समय पे बस 20 मिनट का समय चाहिए। 20 मिनट आप अपने ध्यान कर लीजिए, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, कोई कैसा भी आसन हो, ऐसा विशेष कोई इसमें जोर देने की जरूरत नहीं है। और सब ये ध्यान वगैरह सब निःशुल्क है, किसी प्रकार का किसी से कोई हम लोग फीस वगैरह या शुल्क नहीं लेते हैं। अपना मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव हूँ, यहाँ की व्यवस्था देख रहा हूँ, और सन 2018 से मैं भी यहाँ पर पोस्टेड हूँ। वहीं दूसरी ओर जूनियर डॉक्टर भी अपने साथी डॉक्टर मोनिस अली के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाकर विरोध पर अड़े रहे। मंगलवार को भी उन्होंने ओपीडी में काम नहीं किया। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं ही जारी रहीं। इससे पहले सोमवार को उन्होंने कामकाज प्रभावित किया था। हालांकि एसआरएन अस्पताल के अफसरों का दावा है कि जूनियर डॉक्टरों की स्ट्राइक के बाद भी ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं हुई। कंसल्टेंट व सीनियर डॉक्टरों की देखरेख में सभी सुविधाएं सुचारू रहीं। हालांकि एसआरएन अस्पताल प्रबंधन के दावों के बीच ये खबरें भी सामने आईं कि जूनियर रेजिडेंट के काम से विरत रहने के चलते मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी।
कुछ वीडियोज भी सामने आए। इनमें उपचार न मिलने को लेकर मरीज परेशान होते दिखाई दिए और इस दौरान इनमें से कुछ तीमारदारों से डॉक्टरों से नोकझोंक भी हुई। एएमए प्रेसिडेंट अशोक कुमार मिश्रा ने दावा किया कि प्रशासन से पदाधिकारियों की वार्ता हुई है। इसमें आश्वस्त किया गया है कि सीनियर रेजिडेंट मोनिस अली की रिहाई कर दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डॉक्टर बुधवार से हड़ताल पर जाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। से उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और रही बात चिकित्सा सुविधाओं की, तो इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर चल रही हैं ताकि जनहित में मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। और बाकी जो भी जूनियर डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं उनसे भी बातचीत चल रही है। जल्दी ही कुछ न कुछ समाधान निकल जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व सांसद एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई की। कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका में आजम खान ने कथित ड्यूल पैन कार्ड मामले में अपनी दोषसिद्धि तथा सजा को बढ़ाकर 10 वर्ष किए जाने को चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व सांसद एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई की। कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका में आजम खान ने कथित ड्यूल पैन कार्ड मामले में अपनी दोषसिद्धि तथा सजा को बढ़ाकर 10 वर्ष किए जाने को चुनौती दी गई है। कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष। न्यायमूर्ति जयप्रकाश तिवारी की एकल पीठ ने आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल एवं एनआई जाफरी तथा अधिवक्ता शाश्वत आनंद और अंकुर आजाद को सुनने के पश्चात प्रतिवादियों को काउंटर एफिडेविट आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने मामले को जुलाई के दूसरे सप्ताह में एक फ्रेश केस के रूप में सूचीबद्ध करने का भी आदेश दिया। यह आपराधिक पुनरीक्षण उन विभिन्न आदेशों को चुनौती देता है जो चुनावी नामांकन से संबंधित दस्तावेजों में कथित रूप से एकाधिक पैन कार्ड अभिलेखों एवं विसंगतियों के आरोपों से उत्पन्न कार्यवाही के क्रम में पारित किए गए थे। पुनरीक्षण याचिका के अनुसार आजम खान ने विशेष न्यायाधीश MPMLA रामपुर द्वारा पारित मूल दोषसिद्धि के निर्णय, उस दोषसिद्धि को बरकरार रखने वाले अपीलीय आदेश तथा उस बात के निर्णय को चुनौती दी है जिसके माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के अंतर्गत उनकी सजा 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई थी। मामले के अभिलेखों के अनुसार अभियोजन का आरोप है कि नामांकन से संबंधित दस्तावेजों में दर्शाए गए पैन कार्ड विवरणों में हेरफेर किया गया था, जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 467, 468, 471 एवं 120B के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया। विचारण की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात विशेष न्यायालय रामपुर ने आजम खान एवं सह अभियुक्त को दोषी ठहराया था। बाद में अपीलीय न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जबकि राज्य सरकार द्वारा सजा वृद्धि हेतु दायर पृथक अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई, जिसके परिणामस्वरूप धारा 467 IPC के अंतर्गत आजम खान की सजा 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई। हाईकोर्ट में दायर पुनरीक्षण याचिका में आजम खान ने दोषसिद्धि के निष्कर्षों तथा सजा वृद्धि की वैधता दोनों पर प्रश्न उठाते हुए कहा है कि विवादित निर्णय गंभीर कानूनी एवं तथ्यात्मक त्रुटियों से ग्रस्त है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के समस्त अभिलेख भी तलब किए हैं। मामले को जुलाई के दूसरे सप्ताह में पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।